बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से अपना ही फैसला वापस ले लिया गया है। बड़ा यू टर्न ले लिया गया है। वकला भी हरकत में आ चुके हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब का प्लान सी भी सामने आ गया है। प्लान ए और बी की नाकामी के बाद ये जो प्लान सी है, बल्कि आप यूं कहें कि प्लान ए और प्लान बी असल में नाकाम नहीं हुआ था, प्लान सी की वो बुनियाद था। और अब प्लान सी इमरान खान का ऐसा है कि इसके नाकामी के कोई भी चांसेस नहीं है। इमरान खान साहब का प्लान सी और सुप्रीम कोर्ट को, खासतौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को एक मैसेज भेजा है इमरान खान साहब ने। इसकी भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो सूबों और मरकज में हुकूमत बनाने जा रही है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। नून लीग के अंदर बड़ी बगावत उठ चुकी है और लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं नून लीग को, और टिकट भी उनका नहीं ले रहे। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज के व्लॉग का आगाज करता हूं नून लीग के जो अंदरूनी मामला इस वक्त चल रहे हैं। मामला ये है कि इस सूरत हाल में नून लीग, जिसने बिल्कुल जो डील की और सहूलतकारी के जरिए यहां तक वो पहुंची है, लेकिन अब उनको पहले तो बड़े बड़े नाम जो थे वो छोड़कर जा रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल वगैरह, एहसन इकबाल ने इवन के बड़ा जो रफड़ था वो डाली रखा और तब जाकर उनको जो टिकट है वो दिया गया। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बगावत उठ चुकी है कि उनकी अपनी ही नायब सदर सुमेरा जो हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया है और वो अब मुस्लिम लीग नून के ही खिलाफ आज़ाद हैसियत में जो इलेक्शंस हैं वो लड़ने जा रही हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है नून लीग के अंदर, और इसकी जो मेन रीज़न है, और भी बहुत सारे जो लोग नून लीग का टिकट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इनको छोड़कर जा रहे हैं, वो रीज़न ये है कि हलकों के अंदर इस वक्त इनका जाना नामुमकिन हो चुका है, इनका कंपेन करना नामुमकिन हो चुका है। हलकों में ये जा नहीं पा रहे, खास तौर पर जब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बल्ले का निशान छीना और उसके बाद इस हद तक रिएक्शन आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। खास तौर पर शायद काजी साहब ने भी ये सोचा नहीं था कि इसका इस हद तक रिएक्शन आएगा, और अवाम जो है वो इस हद तक जो रिएक्शन है वो देगी कि अब ये जो नून लीगी उम्मीदवार है ये हलकों में भी नहीं जा पा रहे। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार आज़ाद हो गए थे, उनको जो खास तौर पर निशानात अलाट किए गए, यानी कि बोतल का, बैंगन का, और बज़ाहिर ऐसा लगा कि इनकी तस्दीक की जा रही है। लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि वोटर्स खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं, जो आज़ाद अब हो गए हैं, उनको वो ढूंढ रहे हैं कि ये कौन है, उनके निशान क्या हैं, ताकि उनको वोट पोलिंग डे वाले दिन वोट जो है वो कास्ट कर सकें। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि नून लीग के जो लोग हैं वो छोड़ छोड़ उनको जा रहे हैं, टिकट उनका नहीं ले रहे, कंपेन वो नहीं कर पा रहे। वाहिद उम्मीद उनकी सिर्फ इस वक्त यही है कि जो ताकतवर है जिस तरीके से लेकर आए और सारी सहूलतकारी फराहम की और एक सियासी जमात को आउट कर दिया गया, वही अब इनको नशिस्त के ऊपर बिठाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी अब हालत ये हो गई है कि जो वोटर्स हैं वो ढूंढ रहे हैं खुद पीटीआई के उम्मीदवार को, वो चाहे आज़ाद है या चाहे जो भी है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लीडर्स जो जाने पहचाने, जैसे यास्मीन राशिद हैं, या इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो रहनुमा हैं जो कि जेल में हैं, इनके ऊपर तो इनको तो ज़ाहिर सी बात है पॉपुलर हैं, सब जानते भी हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको निशान कौन सा दिया जा रहा है, इन्होंने तो जीतना ही जीतना है। आप जस्ट इमेजिन करें कि नवाज शरीफ के मुकाबले में जब यासिन राशिद जो हैं वो इलेक्शन जीतेंगी तो कितनी क्या जो सूरत हाल है वो बनेगी। तो बहरहाल इस वक्त ये मामला जो है वो पड़ चुके हैं। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ी खबर है आपके साथ वो मैं शेयर करता चलूँ। वकला जो हैं वो हरकत में आ चुके हैं। एक प्रेस रिलीज जारी की गई है लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है इसे गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया है और हड़ताल का ऐलान किया है। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार बल्कि जो पाकिस्तान बार है, जिसके वाले से ये समझा जाता है, बल्कि उनका रोल भी थोड़ा सा देखें तो यही जहन में आता है कि ये एंटी पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ थे, उनकी जानिब से भी जो बयान है वो बड़ा सामने आया और उन्होंने कहा है कि बिलाशुबा ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान था, ये काजी फायज साहब को उनसे छीनना नहीं चाहिए था, ये एटलीस्ट बल्ले का जो निशान है वो उन्हें दे देना चाहिए था। इवन कि वो ये भी कहते हैं जी कि ठीक है, आप ये कहते हैं कि इरेगुलरिटी सारा कुछ है इंट्रा पार्टी इंतखाबात, लेकिन उसके बावजूद भी जो बल्ले का निशान था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना था। और सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि अभी 2-3 रोज ही हुए हैं इस फैसले को दिए हुए। एक तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली के हवाले से कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो मुकम्मल यू टर्न था अपने ही दिए हुए उस फैसले से, जिससे में उन्होंने जो बल्ले का निशान है वो छीनने वाला फैसला था। और फिर बाद में उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी इलेक्शन कमीशन से, पूछा कि आप क्यों एक सियासी जमात के पीछे पड़े हुए हैं, क्या आपकी इलेक्शंस फेयर हैं, क्या ये मुनसिफाना इलेक्शंस हैं, शफाफ इलेक्शंस हैं। यानी कि वो खुद ये एक्सेप्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि आप एक जमात के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले वो ये फैसला दे चुके हैं कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहना चाहिए। तो एक तरफ तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब हैं जिन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया अपनी इन ऑब्जर्वेशंस में, तो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा जो हैं उनकी तरफ से भी अपना बड़ा जो फैसला है वो वापस ले लिया गया। और कौन सा वो फैसला है? एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मीडिया के दाखिले के ऊपर जो कल पाबंदी लगी, मीडिया को इंटर नहीं होने दिया गया, हमारे अपने दोस्त साफी जो थे वो इंटर नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि कमरा अदालत नंबर 1 की जो नशरियात थी वो भी लाइव नहीं दिखाई गई। और यही वो चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब देखे कि जब ये चीफ जस्टिस नहीं थे तो उससे पहले ये इनकलाबी और उससे पहले जो है वो इनकलाबी इकदामात और शफाफियत जो थी, इनका जो परसेप्शन बना हुआ था और जो दूसरी तरफ के सहाफ़ी थे वो इनकी तारीफें करते करते नहीं थकते थे। आज वही जो सहाफ़ी हैं वो भी इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। उस वक्त ये इतने इनकलाबी थे कि असद तूर के ऊपर जब जो है वो उनको मारा गया तो चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा और इनकी जो अहलिया थी ये दोनों असद तूर के घर गए और उनसे जो है वो इजहार यकजहती किया और एक सहाफ़ी को मारा गया तो उनके घर पर उस वक्त जस्टिस थे और जाहिर सी बात है असद तूर उस वक्त इनके हक में काफ़ी ज़्यादा बात करते थे तो उनके घर तक ही चले गए। लेकिन अब इनके अपने इकदामात क्या थे कि आते साथ पहले इन्होंने लाइव नशरियात की और बताया कि शफाफियत जो है वो होनी चाहिए और उस वक्त ये इनकलाबी भी थे। लेकिन उसके बाद अब क्या हो गया कि अब मीडिया के दाखिले पर भी पाबंदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगी, इंटर नहीं होने दिया गया। बाद में काफ़ी मामला जो था वो गड़बड़ भी हुआ और फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी जो है वो इस मामले के अंदर वो आए और फिर उसके बाद लाइव नशरियात भी नहीं हुई। इवन कि आज भी कमरा अदालत नंबर 1 की जो लाइव नशरियात थी वो नहीं हुई। तो ये जी इस वक्त की सूरत हाल और एक बड़ा यू टर्न है जो कि एक किस्म आप कहें कि अपना ही फैसला चीफ साहब का था जो कि उन्होंने वापस ले लिया। उस वक्त का क्या रोल था, इस वक्त का क्या रोल था, इसी पर वो जो तहरीर के अल्फाज हैं एक मरतबा फिर से मेरे जहन में भी आते हैं मोतीउल्लाह जान साहब के कि आखिर चीफ जस्टिस की कुर्सी में ऐसा क्या है कि जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है या तो वो बदल जाता है या उसकी जो असलियत है वो सामने आ जाती है। तो माजी का रोल और अभी का रोल आप देख लें वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। और ज़राए के मुताबिक मैं आपको ये भी बताऊं कि इस फैसले के बाद जो कि तारीख के कूड़ेदान में जाएगा, बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है, ख़ास तौर पर जिस तरह से अवामी प्रेशर आ रहा है और इवन के ये फैसला देने के बाद भी जो मतलूबा नताइज थे वो हासिल करना जो कि ये चाहते थे वो अब इनको नज़र नहीं आ रहा कि ये हासिल कर पाएंगे। क्यों? अब मैं आता हूं कि वो जो पाकिस्तान इमरान खान साहब का प्लान सी है, अब सूरत हाल ये है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हट रही, वो डटी हुई है और वो कह रही है कि हम अभी भी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, हमारे सारे उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़े किए हुए हैं। 858 में से 825 नशिस्तों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार इनके खड़े हुए हैं और अब धड़ाधड़ जो उम्मीदवार हैं वो कुरान पाक के ऊपर हल्फ ले रहे हैं और हल्फ लेकर वो ये कह रहे हैं अपने वोटर्स को, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये उठाया जा रहा था कि अगर ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनको हम वोट दे दें तो बाद में जाकर ज़ाहिर सी बात है पार्टी डिसिप्लिन तो नहीं होगा, जिस तरह से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाएगी इनको भी उठाकर किसी के साथ मिला लिया जाएगा। तो एक तकसीम थी, एक कन्फ्यूजन थी कि वोट किस तरह से दिया जाए, किसको दिया जाए, इनको दिया भी जाए कि ना दिया जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो उम्मीदवार हैं वो कुरान पाक पर हल्फ दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लॉयल रहेंगे, इमरान खान के साथ रहेंगे और जो हमारे वोटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हमें वोट देते हैं
ہمیں جتواتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ان کو دھوکہ نہیں دیں گے یا دوسری طرف ہم نہیں ہو جائیں گے. تو یہ جو بلے کا نشان چھین کر آزاد کیا گیا تھا اس کا توڑ بھی اب یہ نکل رہا ہے کہ جو پلان تھا جی کہ آزاد امیدوار کے بعد جو ہے وہ ڈسپلن نہیں رہے گا تو وہ امیدوار جو آزاد بھی ہوں گے وہ بھی اب عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. اور پھر اسی طریقے سے ان آزاد امیدواروں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا بھی جو پلان سی ہے جس کا بھی تھوڑی سی ہی ڈیٹیل سامنے آئی ہے اس کے مطابق ایک تو موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا کے تھرو جدید دور کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے تھرو لوگوں تک ایکسیس کیا جائے گا. اور اس میں ایک سٹیپ یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ ایک ایپ بنا دی گئی ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی ساری فہرست ڈال دی گئی ہے کہ اس حلقے سے یہ جو امیدوار ہے وہ لڑے گا تاکہ لوگوں کو بڑی آسانی ہو کہ یہ امیدوار ہے اور اس کا یہ نشان ہے. اول تو لوگ خود ڈھونڈ رہے ہیں اور وہاں سے ان کو مزید آسانی ہوگی تاکہ اسی امیدوار کو یہ ووٹ کریں. پھر اسی طریقے سے جو یہ ایک مایوسی پھیلائی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب بلا نہیں ہے تو اب ورکرز یا ووٹرز جو ہیں وہ گھر پر ہی رہیں, ووٹ نہ نکالیں, تو اس پر بھی کمپین کریں گے اور لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہے اور لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ نے اپنے ووٹ کا جو حق ہے وہ استعمال کرنا ہے. اور اگر 70-80% ٹرن آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر کسی بھی صورت میں جو دھاندلی ہے وہ یہ نہیں کر پائیں گے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی اس سچویشن میں بھی کے پی کے تو آپ بھول جائیں کہ وہاں پر کوئی دوسرا حکومت بنا پائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے ہی آزاد امیدوار ہوں گے جو کہ وہاں پر حکومت بنائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی. لوگ امیدوار جو ہے وہ حلف لے رہے ہیں تو یہ جو کنفیوژن تھی یہ بھی کلیئر ہو رہی ہے, جو ووٹرز ہیں ان تک پہنچا جا رہا ہے. پھر اسی طریقے سے جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا توڑ نکالنے کے لیے بھی جو اس وقت حکمت عملی ہے, جو پلاننگ ہے وہ کی جا رہی ہے کہ 20-25-30 نشستیں جو مخصوص ہوں گی وہ جو ہم سے اس فیصلے کے بعد چھن گئی ہیں ان کا کیا توڑ ہوگا. البتہ یہ نشستیں نہ بھی دی جائیں پاکستان تحریک انصاف کو تو پھر بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کے جو آزاد امیدوار ہیں بلے کے نشان کے بغیر جو لڑ رہے ہیں وہ بھی جیت رہے ہیں. اور کے پی تو آپ بھول جائیں, دوسری جو بڑی صوبہ ہے وہ پنجاب کا معاملہ ہے اور پنجاب میں بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہی ہیں. دوسری طرف تو کوئی جماعت نہیں, یعنی کہ نون لیگ کے حوالے سے تھا کہ جی سرویس بھی ان کے حوالے سے چلائے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاپولر ہوتی جا رہی ہے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ کمپین بھی نہیں کر پا رہے. اس حد تک جو عوام ہے وہ ان کے اگینسٹ ہو چکی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خود ہی بائیکاٹ کر جائے گی الیکشن کا کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں کیونکہ اب تو ہمیں لڑنے بھی الیکشن نہیں دیا جا رہا, تو ان لوگوں کے منصوبے کے اوپر پانی پھرا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک اور جو بڑا پیغام ہے وہ بھی جیل سے پہنچا دیا ہے اور یہ کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ کوئی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں ہوگا اور ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے, ہم نے الیکشن لڑنا ہے. پھر اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا جی کہ اتحاد شاید پاکستان تحریک انصاف کرے, تو عمران خان صاحب نے کہا کوئی کسی کے ساتھ اتحاد ہمارا نہیں ہونے جا رہا. اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے فیصلے کو عمران خان صاحب نے امپائر کی نو بال قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ نو بال امپائر نے کروائی ہے اور اس کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیسے جو لمبا چھکا ہے وہ لگاتی ہے. اور پھر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے نام پر ایک پیغام بھی عمران خان صاحب نے بھیجا ہے اور انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ قاضی کو یہ جو پیغام ہے وہ دے دو کہ آپ کسی کی بغض میں یا کسی کی نفرت میں اس حد تک بھی آگے نہ چلے جائیں کہ آپ انصاف نہ کر سکیں. یعنی کہ ایک طرف تو عوام فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, وکلا جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی قرار دے رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اس حد تک میری نفرت میں آگے چلے گئے ہیں کہ وہ انصاف بھی نہیں دے پا رہے اور نا انصافی پر مبنی ان کی جانب سے یہ جو فیصلہ ہے وہ دیا گیا ہے. پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف بھی توشہ خانہ کیس ہے جس میں انہوں نے گاڑیاں لی تھیں اور اس حوالے سے تو واضح قانون ہے آپ گاڑی نہیں لے سکتے, لیکن ان کے خلاف کوئی بھی کیس نہیں ہے اور میرے خلاف کیسز بن رہے ہیں. پھر اسی طرح سائفر کے اوپر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جس سائفر کو انہوں نے پبلک کر دیا وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا, لیکن یہ کیس چلائے جانے کے بعد سائفر کو تو پوری دنیا میں اس کیس کے بعد آپ لوگوں نے خود مشہور کر دیا ہے. تو یہ کچھ اہم ترین باتیں تھیں جو کہ عمران خان صاحب کی جانب سے
کی گئی ہیں۔ تو بہرحال اس وقت پریشانی ہی پریشانی ہے دوسری سائڈ پر، کیونکہ جو پلانز تھے، جو بھی وہ پلان کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے الٹے انہی کے اوپر پڑ رہے ہیں، اور جیل میں بیٹھا اکیلا کپتان ان سب کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔